नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सी टेट हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए विचारों की अभिव्यक्ति, विकल्प बी व्याकरण रटना, विकल्प सी कठिन शब्द लिखना, विकल्प डी परीक्षा में अंक लाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विचारों की अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 2। भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रक्रिया कैसी होती है? विकल्प ए औपचारिक, विकल्प बी स्वाभाविक व सहज, विकल्प सी प्रयासपूर्ण, विकल्प डी नियमबद्ध। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी स्वाभाविक और सहज। भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक व सहज होती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक उपयोगी है? विकल्प ए पोर्टफोलियो, विकल्प बी लिखित परीक्षा, विकल्प सी गृह कार्य, विकल्प डी मौखिक प्रश्नोत्तर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। प्रश्न नंबर 4। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए आवश्यक है? बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प ए बाल साहित्य पढ़ना, विकल्प बी पाठ्य पुस्तक रटना, विकल्प सी सुलेख लिखना, विकल्प डी वर्णमाला याद करना। तो हमारे चौथे का सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बाल साहित्य पढ़ना बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। विकल्प ए सभ्यता व संस्कृति, विकल्प बी चुनौतियां व समस्या, विकल्प सी गरीबी व अशिक्षा, विकल्प डी जटिलता व सीमा। तो पांचवें का हमारा सही हो जाता है विकल्प ए बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? विकल्प ए कमियों की पहचान, विकल्प बी ग्रेड देना, विकल्प सी अगली कक्षा में भेजना, विकल्प डी परिणाम घोषित करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है जो निदानात्मक परीक्षण होता है, रिमेडियल टीचिंग होती है, उसमें कमियों की पहचान की जाती है। विकल्प ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? विकल्प ए अंतः सामाजिक क्रिया द्वारा, विकल्प बी अनुकरण करके केवल, विकल्प सी पुरस्कार दंड से, विकल्प डी व्याकरणिक नियमों से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं बच्चे वाइगोत्स्की के अनुसार। उसके बाद प्रश्न नंबर 8। भाषा अर्जन LAD का सिद्धांत किसने दिया? LAD का सिद्धांत लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LED की फुल फॉर्म होती लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LAD का सिद्धांत किसने दिया? तो विकल्प ए नोम चोम्स्की, विकल्प बी BF स्किनर, विकल्प सी जीन पियाजे और विकल्प डी लेव वाइगोत्स्की। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए नोम चोम्स्की ने LAD यानी कि भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 9। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आनंदानुभूति व भावबोध, विकल्प बी कवि का परिचय, विकल्प सी कठिन शब्द याद करना, विकल्प डी अर्थ रटवाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए आनंदानुभूति यानी आनंद की अनुभूति व भावबोध। सही आंसर होता है विकल्प ए। प्रश्न नंबर 10। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है? लेखन कौशल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो विकल्प ए अनुकरण या अनुलिपि, विकल्प बी अपने अनुभवों को लिखना, विकल्प सी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विकल्प डी मौलिक विचार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए जो अनुकरण या फिर अनुलिपि देखकर लिखना, ये सबसे कम उपयोगी है लेखन कौशल में, बाकी सभी इससे अधिक उपयोगी है। प्रश्न नंबर 11। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? झिझक समाप्त करना, विकल्प ए मौन पाठ सिखाना, विकल्प बी तेजी से पढ़ना, विकल्प सी समय बचाना, विकल्प डी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए झिझक समाप्त करना सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है, हेजिटेशन कम करना। प्रश्न नंबर 12। भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ए पाठ्यपुस्तक, बी कार्यपुस्तिका, सी समाचार पत्र, डी मानचित्र। भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प ए पाठ्यपुस्तक सबसे महत्वपूर्ण साधन है भाषा की कक्षा में। प्रश्न नंबर 13। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है?
जो रिमीडियल टीचिंग होती है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? विकल्प ए समस्याओं के सही कारणों की पहचान, विकल्प बी समय व अवधि पर, विकल्प सी भाषा के नियमों पर, विकल्प डी सामग्री व सुंदरता पर। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए समस्याओं की सही पहचान और कारणों पर निर्भर करती है सफलता। प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य मदद करता है। विकल्प ए ये प्रमाणिक रंगत प्रस्तुत करता है, विकल्प बी ये बहुत सरल होता है, विकल्प सी ये केवल चित्रमय होता है, विकल्प डी ये रंगीन होता है। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए ये प्रमाणिक रंगत प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 15, भाषा की समावेशी कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए? विकल्प ए विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री पर, विकल्प बी समान गृह कार्य देना, विकल्प सी केवल लिखित परीक्षा, विकल्प डी एक ही भाषा का प्रयोग। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री पर बल देना चाहिए। समावेशी कक्षा में जो समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बालक बैठे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। कमज़ोर बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं और उसमें दिव्यांग बालक भी होते हैं समावेशी कक्षा में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। अब देखते हैं हमें एक काव्यांश दिया गया है, काव्यांश को पढ़कर 16 से 19 तक प्रश्नों के उत्तर काव्यांश को पढ़कर देने हैं। काव्यांश है, चलो ढालकर नए सांचे में इस युग को नवीन बना दें, सत्य अहिंसा प्रेम दया को जीवन का आधार बना दें, जाति पात के भेद मिटाकर एक नया संसार बसा लें, मानवता का ध्वज फहराकर जग में नया बिहान ला दें। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। कवि इस युग को कैसा बनाना चाहता है? कवि इस युग को कैसा बनाना चाहता है? विकल्प ए नवीन, विकल्प बी प्राचीन, विकल्प सी मध्यकालीन, विकल्प डी रूढ़िवादी। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए नवीन, नया। प्रश्न नंबर 17, कविता के अनुसार जीवन का आधार किसे बनाने की बात कही गई? विकल्प ए धन एवं शक्ति को, विकल्प बी सत्य अहिंसा प्रेम दया को, विकल्प सी छल प्रपंच को, विकल्प डी स्वार्थ और अहंकार को। तो इसमें सही आंसर होता है विकल्प बी सत्य अहिंसा प्रेम व दया को जीवन का आधार बनाने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 18, बिहान शब्द का काव्यांश में क्या अर्थ है? बिहान शब्द का काव्यांश में क्या अर्थ है? विकल्प ए प्रातःकाल या नया सवेरा, बी संध्या काल, सी रात्रि, डी अंधकार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बिहान का अर्थ होता है प्रातःकाल या नया सवेरा। संसार शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? संसार शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो विकल्प ए है जग और विश्व, विकल्प बी है अंबर, विकल्प सी है पाताल, विकल्प डी है समीर। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए संसार का जग होता है, विश्व होता है और अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है, पाताल आकाश का विलोम होता है और समीर ये पर्यायवाची होता है हवा का। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि? विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी दीर्घ संधि, विकल्प सी वृद्धि संधि, विकल्प डी यण संधि। तो इसमें हमारी हो जाती है गुण संधि। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें होती है गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुणा। प्रश्न नंबर 21, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा, इसमें पहला पद संख्यावाची है, विकल्प ए द्विगु समास, विकल्प बी द्वंद्व समास, विकल्प सी तत्पुरुष समास, विकल्प डी अव्ययी भाव समास। तो चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है, संख्यावाची प्रथम पदा संख्यावाची द्विगु। प्रश्न नंबर 22, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प ए विराग, विकल्प बी प्रेम, विकल्प सी राग, विकल्प डी आसक्ति। तो अनुराग का विलोम होता है विराग, विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 23, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प ए अपादान कारक, विकल्प बी करण कारक, विकल्प सी कर्म कारक, विकल्प डी संबंध कारक। तो पेड़ से पत्ता गिरा, इसका सूत्र होता है ध्रुवम पाए अपादानम। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक, ध्रुवम पाए अपादानम ये सूत्र होता है संस्कृत में। प्रश्न नंबर 24, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए पो प्लस अन, विकल्प बी पौ प्लस अन, विकल्प सी पव प्लस अन, विकल्प डी पा प्लस बन। तो हमारा सही आंसर हो जाता है पो प्लस अन बराबर पवन। अगर पावन होता तो इसका हो जाता पौ प्लस अन। इसमें पो प्लस अन बराबर पवन, पौ प्लस अन बराबर पावन। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी? उज्ज्वल शब्द बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, इसको सबको याद रखना चाहिए और हर परीक्षा में ये पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में। पहला है विकल्प ए ऊ आधा डबल जा फिर वा फिर ला। उसके बाद विकल्प बी है ऊ प्लस आधा जा पूरा जा फिर वा प्लस ला। और सी में ऊ आधा जा वा और ला। डी में ऊ और जा वा ल। तो हमारा सही आंसर कौन सा होता है? विकल्प ए। आप हमेशा याद रखिए जा कभी पूरा नहीं होगा उज्ज्वल शब्द में। ऊ होगा फिर डबल आधा जा होगा, आधा जा 2 बार होगा, उसके बाद वा फिर ला उज्ज्वल। तो ए विकल्प सही होता है हमारा। प्रश्न नंबर 26, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए विकल्प अजात शत्रु, बी विकल्प सर्वजयी, सी विकल्प सहोदर, डी विकल्प अल्पज्ञ। तो जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 27, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प ए धोखा देना, विकल्प बी धूल उड़ाना, विकल्प सी अंधा होना, विकल्प डी खुश होना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। 28 नंबर प्रश्न, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए आस, विकल्प बी सा, विकल्प सी ठास, विकल्प डी मीठा। तो मिठास शब्द में हमारा जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आस। मीठा प्लस आस बराबर मिठास। प्रश्न नंबर 29, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? विकल्प ए अभि, विकल्प बी आ, विकल्प सी मान, विकल्प डी अति। तो अभिमान शब्द में अभि उपसर्ग लगा है और मान शब्द है, तो अभि प्लस मान बराबर अभिमान। प्रश्न नंबर 30, गाय शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? गाय शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? विकल्प ए जातिवाचक संज्ञा, विकल्प बी व्यक्तिवाचक, विकल्प सी भाववाचक, विकल्प डी द्रव्यवाचक। जो गाय शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए।